रेट ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। डायरेक्ट हमें लीनियर चेन की जब हम बात करते हैं तो फॉलोइंग फिगर में हमें दिखाया गया जो स्मॉल सर्कल है वो शो कर रहा है स्मॉल एम के लिए लाइटर मैस के लिए, और जो हमारे पास ग्रेटर सर्कल है वो हैवी मैस के लिए है। तो उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस है जिसमें हम NaCl को भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं, कोई भी आयनिक हो सकता है। तो उसके बाद हमारे पास जो ग्रेटर कैपिटल M है और जो स्मॉल m है वो रिस्पेक्टिवली वो शो कर रहे हैं कि एक हमारे पास हैवी और दूसरा हमारे पास लाइटर। तो ऑटोमेटिकली जो हैवी है वो ग्रेटर देन होता है लीनियर स्मॉल m। तो उसके बाद क्योंकि उसका मैस जो होता है कम होता है, उसके बाद हमारे पास है सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट है सिग्मा हमारे पास। तो U2n+1 U2n+2 जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स। जब हम हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं और NN इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है एटम के लिए वो हमारे पास होती है कैपिटल फॉर हैवी मैस के लिए जो हम वैल्यू है हमारे पास md जिसको हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, वो हमारे पास है md² U2n/dt² इज इक्वल टू सिग्मा U2n+1 - 2 U2n+U2n-1 ये इक्वेशन 1 बनती है। और फॉर स्मॉल m मतलब हमारे पास जो लाइटर मैस है उसके जो है वो उसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। जब हम ट्रेवलिंग वेव सोल्यूशन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं, हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाते हैं U2n के लिए और U2n-1 के लिए। और बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 जब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू निकलती है उसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम देते हैं, जो कि हमारे पास है 2 सिग्मा माइनस m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई a - 2 सिग्मा कॉस के a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को तो हमारे पास रिजल्टेंट फिर हमारे पास जो निकलती है वो इक्वेशन हमने 3 निकाली और हमने निकाली इक्वेशन नंबर 4। तो एक में हमने क्या लिया इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास है वो हमारे पास है 2 सिग्मा कॉस के a मल्टीप्लाई a प्लस 2 सिग्मा माइनस m ओमेगा स्क्वायर m जो यहाँ पे है वो हमारे पास लाइटर मैस है और b इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर हमने क्या लिखा है, हमारे पास था माइनस m जो लाइटर मैस के लिए स्मॉल m के लिए ओमेगा स्क्वायर b इज इक्वल टू है सिग्मा 2 कॉस के a माइनस 2b। जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जो कि यहाँ पे गिवन है तो हमारे पास क्या निकलता है, जो हमारे पास फॉलोइंग इक्वेशन निकलती है वो हमारे पास 4 सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा ब्रैकेट में प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर प्लस m ओमेगा 4 माइनस 4 ओमेगा सिग्मा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के। तो इक्वेशन 5 हमारे पास निकलती है। तो जब हम दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा स्क्वायर जिसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल सिग्मा 1/m प्लस 1/m मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 माइनस 4m साइन स्क्वायर के a ओवर m प्लस m का स्क्वायर होल का 1/2 स्क्वायर। जब हम एट k इज इक्वल 0 जब हम k करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के सेकंड टर्म में जब हम k 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो होगी 1 प्लस -1, क्योंकि 1 माइनस जब k में हम 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1/m प्लस 1/m ओमेगा प्लस का जो सोल्यूशन निकलेगा वो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 2 सिग्मा 1/m प्लस 1/m। और जब हम k की वैल्यू पाई ओवर 2 पाई हम पुट करते हैं तो हमारे पास जब हम हमारा रिजल्ट निकलता है सिग्मा 1/m प्लस 1/m 1 प्लस माइनस m का स्क्वायर ओवर m प्लस m स्क्वायर होल का 1/2। तो ये हमारे पास जब हम m ग्रेटर देन m करते हैं मतलब हैवी मैस ग्रेटर देन स्मॉलर मैस करते हैं तो हमारे पास जो ओमेगा प्लस निकलता है 2 सिग्मा ओवर m स्मॉल m ओमेगा माइनस इज इक्वल टू हमारे पास जाता है ओवर स्क्वायर रूट 2 सिग्मा ओवर कैपिटल M। तो यहाँ हमारे पास क्या निकलती है वेव वेक्टर के जो हमारा रेफरेंस है 0 से वहाँ पे हमने शो किया है कि हमारे पास एक वो अपर जो हमारे पास वेव बन रही है वो ऑप्टिकल है और नीचे वाली जो है हमारे पास एकॉस्टिक है। साइन के जब हम फॉर लॉन्ग वेवलेंथ की बात करते हैं के अप्रोच टू 0 करेगा साइन के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा के तो हमारे पास जो इक्वेशन 5 बनती है उससे हम सॉल्व आउट करके सिंस के इज़ स्मॉल सो बाय यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन हम बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज़ करके हम जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। और हमारे पास जो ओमेगा प्लस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा तो इज़ फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच के लिए होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास स्मॉल होगा तो ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1/m प्लस 1/m तो एंड सो ऑन। उसके बाद जो हमारे पास ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू निकलती है वो हमारे पास है 2 सिग्मा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओवर m प्लस m के।
और जब हम एकॉस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओमेगा नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चला जाता है के। तो इससे रिजल्ट हमारे क्या होता है कि अलाउड फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है ना प्रोपोगेशन वेक्टर के लिए, वो 2 ब्रांचेस रखती है, एक अपर एक लोअर ब्रांच। उसमें क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच और लोअर ब्रांच हमारे पास होते हैं एकॉस्टिक ब्रांच। और जब हम फर्स्ट पीरियड जोन की बात करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं द फॉरबिडन बैंड डिसअपियर्स एंड द 2 ब्रांचेस मीट एट के इज इक्वल टू, तब मिलेंगी ये इक्वेशन, ये 2 ब्रांचेस जब के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस π/2a। तो फर्स्ट पीरियड जोन में माइनस π/2a लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू प्लस π/2a। तो हमारे पास क्या हो जाए, जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन 2 ब्रांचेस हैं, वहाँ पर द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रांचेस कैन बी एक्सप्लेन बाय कैलकुलेटिंग। हम कैलकुलेट करते हैं रेशो A/B फॉर k इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे गिवन है। और सॉल्व करने से हमारे पास रिजल्टेंट जो निकलता है, तो हमारे पास जो एकॉस्टिक के लिए जो हमारे पास वैल्यू निकलती है, द एकॉस्टिक ब्रांच वाइब्रेशंस कैन बी इनिशिएटेड बाय फोर्सेस दैट फोर्स ऑल द एटम्स इन द क्रिस्टल टू मूव इन द डैम डायरेक्शन। तो ऑप्टिकल ब्रांच में क्या होता है, द रिलेशन शोज दैट द 2 मैसेज मूव इन द अपोजिट, ये दोनों जो मैस होते हैं मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। रिलेशन फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच एंड फॉर ऑप्टिकल ब्रांच जो हमारे पास A डिवाइडेड बाय B निकलता है, वो हमारे पास नेगेटिव VE हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट द occurrence ऑफ द सच वाइब्रेशन डज नॉट नेसेसरली डिपेंड अपॉन द मैसेज ऑफ द एटम्स और इवन देयर बीइंग देयर अपोजिट चार्ज्ड, बट सिंपली ऑन द प्रेजेंस ऑफ द 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल सो दैट दे कैन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो चार्ज रखते हुए भी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन 3D मॉडल यहाँ पे जो गिवन है, उसकी एजम्पशंस हमारे पास है। रेफरेंस पॉइंट LMN लेते हैं, फोर्स एक्टिंग जो एक्ट करती है ऑन LMN एटम इन द डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन LMN एटम ड्यू टू NN नियर नेबर एटम, जो कि नियर नेबर एटम में इन द X डायरेक्शन में। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसीडर हम 3D मॉडल में क्रिस्टल को कंसीडर करते हैं, जिसमें मैस M जो है मैस ऑफ ईच एटम है, और हमारे पास A जो है लेटेस्ट कॉन्स्टेंट है, और जो अल्फा हमारे पास है NN फोर्स कॉन्स्टेंट है, और बीटा हमारे पास क्या है NN फोर्स कांस्टेंट है, और LMN हमारे पास क्या है रेफरेंस एटम्स हैं, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद वो कहता है फोर्स एक्टिंग होता है LMN एटम इन द एक्स डायरेक्शन में, जो फोर्स एक्ट कर रही है उसके लिए फोर्स एक्ट करेगी एटम ड्यू टू NN एक्स डायरेक्शन में। उसके बाद जब NN की बात करेंगे XY प्लेन में, तो Z हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो है। तो जब हम बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन LMN एटम ड्यू टू NN इन XY प्लेन XZ प्लेन, तो यहाँ पे Y 0 हो जाएगा। जब YZ प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे X 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट है इक्वेशन निकलती है md²UX LMN/dt² फॉलोइंग डिस्पर्शन रिलेशन। तो हमारे पास नॉर्मल मोड सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास होगा U सिग्मा इज इक्वल टू A सिग्मा एक्सपोनेंशियल आयोटा KX LA प्लस KY MA प्लस KZ NA माइनस ओमेगा T। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्मा है वो है XYZ। यूजिंग दिस नॉर्मल मोड सॉल्यूशन इन इक्वेशन ऑफ द मोशन वी हैव माइनस M ओमेगा AX इज इक्वल टू अल्फा ई फॉलोइंग। हमारे पास ये क्या है, डिस्पर्शन रिलेशन है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम, राइट करते हैं कि कॉस के एक्स हमारे पास एक CX होता है, और उसके बाद SX KY के लिए CY लेते हैं, और साइन KY के लिए SY लेते हैं, और कॉस KZ के लिए CZ, और साइन KZ के लिए हम SZ लेते हैं। Now we have the the other 2 equations can be written from the above equation, जो कि दिखाई गई हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ 3 इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि यहाँ पे डिस्पर्शन रिलेशन है। जब हम केस 001 में देखते हैं, इफ़ द वेव प्रोपगेट अलोंग, वो कहते हैं यहाँ पे हम केस हम 0 लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस के एक्स ए हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, साइन के एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 0 के, और कॉस के बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, साइन के बाई ए इज इक्वल टू 0, कॉस के जी ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी जेड, साइन के जेड ए इज इक्वल टू हो जाएगा एस जेड, सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू 1, और सी जेड इज इक्वल टू सी जेड, एस एक्स इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू 0 के, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, एस जेड हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। और जब हम मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 डिराइव होगी। उसके बाद हम नॉन ट्राइवल सोल्यूशन में जब देखेंगे तो हमारे पास ए और बी मिलेंगे, जो कि यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलती 2a + 8b 1 - cz/m, तो हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 4b, ये 4 बीटा 1 - cz/m। तो इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रिलेशन निकलता है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा a y एंड a z आर आर्बिट्रेरी होंगे, ax हमारे पास 0 हो जाएगा, और हम 0 ax + 0 ay + 0 az इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ax ay एंड az आर द आर्बिट्रेरी। सो वी कैन
कैन सी दैट द एक्स और वाई जो हैं ऑफ रेफरेंस एटम है एम्पलीट्यूड वैनिश करेगा, यहाँ पे जी कंपोनेंट नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे है ए मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो, और हैंस द इक्वेशन 3 से हम डिस्पर्शन रिलेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल 2a प्लस 8 बीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस सी जेड ओवर एम हो जाएगा। तो पुटिंग हम जब इक्वेशन पुट करेंगे 4 और 2 में, तो हमारे पास जो रिलेशन निकलेगा एज फॉलोइंग है। उसके बाद हमारे पास आता है के डॉट, जब हम के और ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो के ए कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास जीरो के। तो वो कहते हैं यहाँ से हमारे पास ट्रांसफर्स के लिए वेव के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो कहते हैं इट कॉरस्पॉन्ड टू जनरेट ट्रांसफर वेव्स को जनरेट करता है वेयर द डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर हो जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, और केस में वन सोल्यूशन हैज़ द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो ये हमारे जो ग्राफ है ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है ये ट्रांसफ़र या लॉन्गिट्यूडन के बीच ड्रा किया हुआ है। ये हमें बताता है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मोड है इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है ट्रांसफ़र के मुकाबले में। वी हैव 2 मोड्स, तो उन 2 मोड्स की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए ये ड्रा किया जाता है। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। अब फर्स्ट थर्ड पार्ट का ए हमारा थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट जो है उसमें हमें बताया गया कि रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें रिफ्लेक्टिविटी 100% होती है उसको रिस्ट्रॉलन बैंड कहते हैं। रिस्ट्रॉलन एक जर्मन वर्ड है रेजिडुअल रेस के लिए। रिस्ट्रॉलन बैंड में लाइट कैन नॉट प्रोपगेट इनटू द मीडियम लाइटली डैम्प्ड सिस्टम जहाँ आर इज इक्वल टू 0 हो तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मटेरियल को डिफाइन करते हैं, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है मॉड स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट प्लस 1। तो एंड एट लो फ्रीक्वेंसी, जब हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ये क्वेश्चन जो बताती है कि रिफ्लेक्टिविटी इज़ बिटवीन द 0 लेस देन आर लेस देन 1। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो रिफ्लेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी एंड इट अप्रोचेस टू 1 एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओहम ट्रांसफर्स मोड। Reflectivity become 100% in between the ohm DO and the ohm LO transverse and longitudinal में। इस रीजन में फ्रीक्वेंसी को रेस्ट्रॉलन बैंड, अगर हम पोलर की बात करें तो जो एक्सपेरिमेंट में शो हुआ है पोलर सॉलिड सेकेंड रिफ्लेक्ट लाइट को ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल द ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ स्फीयर एंड इंफ्रारेड अगर लाइट ट्रांसमिट ना हो तो ये इट्स मीन दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैटिस एब्जॉर्प्शन। तो ये लैटिस एब्जॉर्प्शन को कॉन्सिक्वेंस होगी। अकॉर्डिंग टू अवर गिवन डेटा जहाँ पे हमारे पास स्टैटिक फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द AST इज इक्वल टू 12.5 और हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 12.5 है और हमारे पास जो TO है वो ट्रांसफर्स के 9.10 हर्ट्ज़ है और डैम्पिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻11 और वेवलेंथ हमारे पास है 30 10⁻6 मीटर है। तो डेटा और गिवन डेटा हमने फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ऑफ पोलर मटेरियल वी हैव द लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर एफ। तो हम इसमें इक्वेशन पुट करेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 10.49 हर्ट्ज़। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर हर्ट्ज़। हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸ हो जाएगी और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 10.49 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 28 माइक्रोमीटर। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 10.49 टेराहर्ट्ज़ और हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से 28 माइक्रोमीटर है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 28 माइक्रोमीटर है और ट्रांसफर्स के लिए वैल्यू आएगी हमारे पास 33 माइक्रोमीटर। 33 माइक्रोमीटर पे हम रेस्टोरल बैंड के मिड में होंगे तो रिफ्लेक्टिविटी ग्रेटर होगी। तो हमारी गिवन इक्वेशन जो होगी जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी निकालेंगे तो ये आएगी हमारे पास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू -16.08 प्लस 8.91।
रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स के लिए हम जो यहाँ पे वैल्यू निकाली है, उसके बाद हमने इक्वेशन लिखा है n=1/2 स्क्वायर लगा के हमने उसको मल्टीप्लाई किया है गिवन हमारी वैल्यूज़ को। n हमारे पास है 2.045। सिमिलरली हमने 4.38 k है 4.38 k 1/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास r की जो वैल्यू निकलेगी बाय फार्मूला वो हमारे पास होगी 0.98। इंडियम फास्फाइड की एटॉमिक डेंसिटी जो है वो है हमारे पास 4.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है कि क्यूबिक यूनिट का वॉल्यूम ए क्यूब होता है और ए है 0.504 10⁻⁷ सेंटीमीटर है। और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन क्यूबिक यूनिट सेल में वो हमारे पास हैं 8 × 1/8 + 6 × 1/2 + 4। तो हमारे पास टोटल क्या बनते हैं 8। एटॉमिक डेंसिटी के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। एटॉमिक डेंसिटी n/v। तो ये हमारे पास n जो है वो हमारे पास है 8 और हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 0.504 10⁻⁷ क्यूब। और यहाँ पे जो NU है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ द एटम्स इन यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल। और जो हमारे पास है VU है वो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। उसके बाद हम क्या इक्वेशन निकालते हैं 4 पॉइंट हमारे पास वैल्यू है 4.46 10⁻22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमने यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी डेंसिटी ρ आ जाएगी 4.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। State with reason that which of the following material exhibits strong infrared absorption। एक हमारे पास है जिंक सेलेनियम। जिंक और सेलेनियम आयनिक बॉन्ड्स में बाउंड हुए होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं। और जो हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड एक सिंपल कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुदा होते हैं सिलिकॉन के साथ। हाउएवर द सिलिकॉन एटम्स हैव अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड द कार्बन एटम हैव अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे पास सिलिकॉन के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद वो कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड मॉडेस्ट मतलब मामूली इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं। जो सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं मामूली तौर पर मामूली किस्म की इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और जबकि हमारे पास जिंक सेलेनियम जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।